पैराडाइज लॉस्ट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जॉन मिल्टन की ग्रेट एपिक पैराडाइज लॉस्ट, जो कि ना सिर्फ जॉन मिल्टन का एक ग्रेट वर्क है बल्कि ओवरऑल लिटरेचर का भी मास्टरपीस समझा जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैराडाइज लॉस्ट के की फैक्ट्स को, इंट्रोडक्शन पैराडाइज लॉस्ट का, जॉन मिल्टन की बायोग्राफी और इसकी स्टोरी पैराडाइज लॉस्ट की, और इसकी बुक वाइज समरी को। और जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, इसको अक्सर उकास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टफ समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट बहुत इजी है। सो आज हम इसकी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जॉन मिल्टन की बायोग्राफी से। जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो पैराडाइज लॉस्ट है वो एक्चुअल में इनकी ऑटोबायोग्राफी ही है। वो ऑटोबायोग्राफी किस तरह से है वो आगे जाके हम वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। 9 दिसंबर 1608 में जॉन मिल्टन की बर्थ हुई, और इनका जो लिटरेरी पीरियड है वो है प्योरिटन एज और मिल्टोनिक एज। मिल्टोनिक एज जॉन मिल्टन की वजह से ही इनके पीरियड को कहा जाता है। और जो जॉन मिल्टन थे ना, वो प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के ही दो अलग अलग फ़िरके होते हैं। क्रिश्चियनिटी में आगे फर्दर ग्रुप्स होते हैं। और जबकि इनके जो ग्रैंडफादर थे ना जॉन मिल्टन के, वो कैथोलिक थे। जॉन मिल्टन काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे। इन्हें इंग्लिश के अलावा और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पर ग्रिप थी, जो कि ये अपनी पोइट्री और बाकी वर्क्स में यूज़ भी किया करते थे। इन्हें ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच और हेब्रियो पर ग्रिप थी। और जो मेन पॉइंट है इनकी बायोग्राफी में से, जो कि पैराडाइज लॉस्ट के साथ कनेक्टेड है, वो ये है कि जो जॉन मिल्टन थे ना, इन्होंने सिविल वार में पार्टिसिपेट किया था किंग चार्ल्स वन के अगेंस्ट। अब जो किंग चार्ल्स वन थे ना, इनके अगेंस्ट थे पार्लियामेंटेरियंस और जो कि प्रोटेस्टेंट्स थे। इस हद तक इन्होंने सिविल वार में पार्टिसिपेट किया था, सिविल वार लड़ी थी किंग चार्ल्स वन के, कि इसका रिज़ल्ट ये निकला था कि किंग चार्ल्स वन का कत्ल हो गया था, उन्हें मार दिया गया था। और जो उनके बेटे थे किंग चार्ल्स टू, उनको एग्ज़ाइल करवा दिया गया था, उन्हें इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया गया था। और इसके बाद 1649 में क्रोमवेल की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी। जब क्रोमवेल की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, जो जॉन मिल्टन थे ना, वो सेक्रेटरी बन गए थे, लैटिन सेक्रेटरी। और जॉन मिल्टन ने सिविल वार में पार्टिसिपेट ना पेन के थ्रू किया था। इन्होंने इस तरह से पार्टिसिपेट किया था कि ये पम्फलेट्स लिखा करते थे और बुक्स वगैरह लिखा करते थे किंग चार्ल्स वन के अगेंस्ट। और फिर 1652 में जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए। और 1660 में ऐसा हुआ कि जॉन मिल्टन को जेल हो गई। जेल इस वजह से हुई कि जो किंग चार्ल्स टू था वो इंग्लैंड में वापस आया, उसने आकर अपनी किंगशिप को वापस ले लिया और क्रोमवेल को हटा दिया। और जितने भी प्रोटेस्टेंट्स थे ना, जो भी पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने सिविल वार में पार्टिसिपेट किया था, उन सबको उसने कत्ल कर दिया था, उन सबको फांसी दे दी थी। लेकिन जो जॉन मिल्टन था उसको सिर्फ अरेस्ट किया गया था, वो इस वजह से कि इन्होंने इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था सिविल वार में, और ये ब्लाइंड भी थे उस टाइम। और फिर 1674 में जॉन मिल्टन इस दुनिया से चले गए। ही वॉज पास्ट अवे। लेकिन उनका जो वर्क है वो आज भी हमारे पास मौजूद है, जिसे कि ग्रेट वर्क समझा जाता है। और अब हम डिस्कस करते हैं पैराडाइज लॉस्ट को। जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसको पब्लिश किया गया 1667 में, और ये जॉन मिल्टन है ना, अपनी ब्लाइंडनेस में लिखा था। अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी ब्लाइंडनेस में कोई इंसान राइट कैसे कर सकता है, पेन के साथ या पेंसिल के साथ। लेकिन इन्होंने राइट ऐसे किया था कि इनके जो एक नेफ्यू थे फिलिप, और इनके जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो जब जॉन मिल्टन के पास आया करते थे तो जॉन मिल्टन बोला करते थे, और जो इनके नेफ्यू स्टूडेंट्स वगैरह होते थे वो राइट किया करते थे। इस तरह से इन्होंने फिर अपने बहुत सारे वर्क्स लिखे थे, और उसी दौरान ही इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन लिखी थी। और पैराडाइज लॉस्ट एपिक है, एपिक पोइट्री की एक फॉर्म है, जिसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। और ये जॉन मिल्टन की ऑटोबायोग्राफी है। अब ऑटोबायोग्राफी किस तरह से है, ये ऑटोबायोग्राफी इस तरह से है कि जो जॉन मिल्टन थे ना, इन्होंने सिविल वार में पार्टिसिपेट किया था किंग चार्ल्स वन के अगेंस्ट।
बिल्कुल वैसे ही पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो सैटर्न है मेन कैरेक्टर स्टोरी का, उसने गॉड के अगेंस्ट अपना रेबिलियन बिहेवियर शो कराया और गॉड के अगेंस्ट उसने वार लड़ी थी, एक वार फाइट की थी। बिल्कुल वैसे ही जॉन मिल्टन ने एक वार फाइट की थी किंग चार्ल्स वन के अगेंस्ट। तो जो सैटर्न का करेक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं जॉन मिल्टन का ही करेक्टर है। जो उसने स्पीचेस यूज़ की हैं वो एक्चुअली में जॉन मिल्टन के ही वर्ड है, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अपनी किंगशिप के अगेंस्ट। और अब हम डिस्कस करते हैं पैराडाइज लॉस्ट में मेन थीम्स क्या है। पैराडाइज लॉस्ट का में जो मेन थीम्स है वो है फॉल ऑफ मैन, कि किस तरह से जो मैन था वो जन्नत से निकला। फिर फ्रीडम वर्सेस रिबिलियन, जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि किस तरह से जो इंसान को जन्नत से निकाला गया वो किस तरह से जस्टिफाई किया जाता है। फिर फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस और इन्वोकेशन। इन्वोकेशन कहते हैं हेल्प मांगना, और पोइट्री के लिहाज से हेल्प मांगना किसी गॉड से या इस तरह की किसी पर्सनैलिटी से। तो जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, ये इन्वोकेशन से स्टार्ट हो रही है। फिर जो मेन बात ये है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, वो 12 बुक्स में लिखी गई है। एपिक हमेशा लेंथी होती है और पैराडाइज लॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है कि ये 12 बुक्स में कंप्लीट हुई है। अब हम पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी को देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी को इसकी डिटेल वाइज बुक वाइज समरी से इसलिए हम देखते हैं पहले, बिकॉज जो बुक वाइज में इसकी जो समरी है ना, बुक्स में जो स्टोरी है पैराडाइज लॉस्ट की, उसके सीक्वेंसेस आगे पीछे हैं, कुछ इवेंट्स को ना फ्लैशबैक में दिखाया गया है। इस वजह से हम इसकी शॉर्ट स्टोरी को पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आगे जाके ईजी हो। तो होता ये है कि जो सैटर्न होता है वो हेवन में रहता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि क्राइस्ट की एंट्री होती है। क्राइस्ट जिसको स्टोरी के अंदर गॉड का सन दिखाया गया है। तो अब क्राइस्ट के आने के बाद जितनी भी इम्पोर्टेंस होती है वो क्राइस्ट को मिल जाती है, और सैटर्न को ऐसा लगता है कि अब वो इन्फीरियर है, उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है। तो फिर वो ऐसा करता है कि खुदा के अगेंस्ट चला जाता है, गॉड के अगेंस्ट वो रेबल बन जाता है, साथ में काफ़ी सारे एंजल्स को भी मिला लेता है। और वो इस हद तक रेबल बन जाता है कि गॉड के अगेंस्ट एक वार फाइट करता है, एक जंग लड़ता है, जो कि जंग हेवन में होती है और वो 3 दिन तक कंटिन्यू रहती है। अब उस वॉर का ये रिज़ल्ट निकलता है कि जो सैटर्न होता है उसको और उसके फॉलोअर्स को हेल में फेंक दिया जाता है। उन सब लोगों को हेल में फेंक दिया जाता है। अब जब वो लोग हेल में आते हैं ना, सैटर्न और उसके फॉलोअर्स, वहाँ पे वो टोटली फ्री होते हैं, जो चाहे वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रूल नहीं होता गॉड का, कोई सुपरवाइज करने वाला उन्हें नहीं होता। तो अब ऐसा होता है कि सैटर्न और उसके फॉलोअर्स हेल को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे सिटी वगैरह भी बिल्ड करते हैं। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि सैटर्न वहाँ से बाहर निकल जाता है, उसे हेल का डोर मिल जाता है और वहाँ से वो बाहर निकलता है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स से वो किसी तरह से हेवन में पहुँच जाता है, जिसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये इवेंट्स हुए थे। जब वो हेवन में पहुँचता है ना सैटर्न, तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि एक नई क्रिएशन आ गई है। अब स्टोरी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। अब उसे पता चलता है कि एडम और ईव आ चुके हैं। एडम और ईव जो कि इंसान है, खुदा ने एक नई क्रिएशन बनाई है इंसान, एडम और ईव। और उसे ये बात भी पता चलती है कि एक फॉरबिडन ट्री है, ट्री ऑफ नॉलेज, जिसका फ्रूट खाने से एडम और ईव को रोका गया है। तो अब ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, वो इस बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है सैटर्न। तो किसी तरह से करके वो ईव तक पहुंच जाता है सैटर्न, और ईव को उकसाता है कि वो फॉरबिडन ट्री खा ले, और ईव खा लेती है, और वो साथ में एडम को भी खिला देती है। अब एडम और ईव दोनों फॉरबिडन ट्री खा लेते हैं, जिस ट्री का फ्रूट खाने से उन्हें रोका गया था उसका वो फ्रूट खा लेते हैं, फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं। अब रिज़ल्ट ये निकलता है कि एडम और ईव को जन्नत से निकाल दिया जाता है और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दे हैड लॉस्ट द पैराडाइज। और अब हम इसको डिटेल वाइज, इसकी जो बुक में समरी है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये सारे इवेंट्स किस तरह से हुए। हम स्टार्ट करते हैं बुक 1 की समरी से।
जो बुक वन की सेटिंग है ना वो है हेल की। और ये टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो फाइट हुई थी, सैटर्न ने वार लड़ी थी ना और वो हार गया था। उसके हारने के बाद ये 9 डेज़ की बाद की स्टोरी है। सो बुक वन के अंदर सैटर्न अपने फॉलोअर्स को ढूंढता है और रिकवर करता है और सबको इकट्ठा कर लेता है। और उसके बाद वो लोग एक्सप्लोर करते हैं हेल को और वहाँ पे पेंडिमोनियम बिल्ड करते हैं। पेंडिमोनियम क्या था? वो लोग खुद एक बिल्डिंग बनाते हैं जिसको कि वो हेल का कैपिटल बनाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। पेंडिमोनियम में वो अपनी कॉन्फ्रेंस वगैरह और स्पीचेस वगैरह किया करते थे और फिर यहीं पर उन्हें एड्रेस करता है सैटर्न अपने फॉलोअर्स को। बेल्ज़ेबब इसका खास फॉलोअर था। ये थी बुक वन की स्टोरी। और अब हम देखते हैं बुक टू में क्या हुआ। बुक टू की सेम वही स्टोरी है, हेल और पेंडिमोनियम में इसकी सेटिंग। और अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टिल वही सिनेरियो चल रहा है। सैटर्न और जो इसके फॉलोअर्स हैं वो हेल को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं। और जो हेल है ना, वहाँ पे गॉड की सुपरविजन नहीं है, मतलब वहाँ पे किसी किस्म की सुपरविजन नहीं हो रही और ये सब लोग फ्री हैं। अब ऐसा होता है कि जो सैटर्न होता है वो एक्सप्लोर करते 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 फाइनली हेल के गेट तक पहुंच जाता है। और जो हेल का गेट है ना, वहाँ पे 2 गार्ड्स हैं जो कि सिन और डेथ है। अब सिन और डेथ जो है ना, ये मज़े की बात ये है कि सैटर्न की औलाद है, स्टोरी के अंदर ये दिखाया गया है। सो जो सैटर्न होता है इन्हें बिला फुसला के सिन और डेथ को हेल से बाहर निकल जाता है और ये यूनिवर्स में पहुंच जाता है। अब जैसे ही यूनिवर्स में पहुंचता है, इसकी स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। और फिर उसके बाद हमारे पास आती है बुक थ्री। बुक थ्री की सेटिंग में हेवन और यूनिवर्स को दिखाया गया है। अब दिखाया गया है कि जो ऑलमाइटी है ना, उसने अपनी क्रिएशन, जो उसने इंसान बनाया था, वो उसने शो करवा दी है। और उसने ये बताया कि जो इंसान है ना, इसको फ्यूचर में किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी, किसी सेवियर की ज़रूरत पड़ेगी। जो क्राइस्ट होता है ना, वो कहता है कि वो इनका सेवियर बनेगा। तो इस बात की वो ले लेते हैं गारंटी कि वो फ्यूचर में जाके इनका सेवियर बनने वाला है। सो अब जो सैटर्न था ना, दूसरी तरफ वो यूनिवर्स के एंड तक पहुंच जाता है। अब वो यूनिवर्स के एंड तक पहुंचता है ना, तो वो अर्थ पे चला जाता है। अब जो अर्थ पे पहुंचता है ना, तो वहाँ पे होती है एक लैडर। अब ये जो लैडर है ना, ये स्टोरी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। ये जो लैडर थी ना अर्थ के ऊपर, ये लैडर हेवन पे जाती थी। और इस लैडर के ऊपर एक गार्ड था, यूरियल, जो कि एक एंजल था। जो होता है सैटर्न, वो उसको भिलाता है, फिसलाता है और किसी तरह से वहाँ से उस हेवन लैडर पे जाने के लिए कामयाब हो जाता है। और ये थी बुक थ्री की स्टोरी। और अब हम देखते हैं कि बुक फोर में आके क्या हुआ। सो बुक फोर की सेटिंग वही चल रही है, हेवन और यूनिवर्स की। जो सैटर्न था ना, उसने यूरल को भिला फिसला लिया था और उसने लैडर को उसने कामयाब कर लिया था कि वो लैडर से गुजर जाए और फाइनली जन्नत में पहुंच जाता है। कि मतलब इस स्टोरी में आके वो हेवन में पहुंच चुका है। और अब जाके ना स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि जो सैटर्न होता है ना, उसको इस बारे में पता चलता है कि एक नई क्रिएशन बन गई है, जो कि एडम और ईव है। और जो सैटर्न होता है ना, इसको ये भी पता चल जाता है कि एक फॉरबिडन ट्री है जिसका ट्री खाने से इन दोनों को रोका गया है। ये जो बात होती है ना फॉरबिडन ट्री वाली, ये सैटर्न के लिए काफ़ी ज़्यादा, इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे काफ़ी ज़्यादा ये लकी फील करता है कि फाइनली कोई ऐसी बात आई है जिससे कि जो सैटर्न है ना फ़ायदा उठा सके। ऐसा ही होता है। अब जो सैटर्न है ना, वो अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट करता है ईव को अपनी बातों में लाने के लिए, लेकिन वो फर्स्ट अटैम्प्ट में नाकाम हो जाता है। फर्स्ट अटैम्प्ट वो इस तरह से करता है कि वो ईव के ड्रीम में जाता है। जब वो उसकी ड्रीम में जाता है ना, वहाँ पे गैब्रियल आ जाता है। गैब्रियल भी एक एंजल था। और जब वो आता है तो सैटर्न भाग जाता है। और यहीं पे बुक फोर की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। जो सैटर्न था वो फर्स्ट टाइम नाकाम हो जाता है ईव को अपनी बातों में लाने के लिए। और अब बुक फाइव की स्टोरी आ जाती है। बुक फाइव में दिखाया गया है कि एडम और ईव किस तरह से वर्कशिप करते हैं खुदा की। और राफेल एक एंजल है जो कि एडम और ईव को आके ना वार्न करता है। उन्हें आकर बताता है कि आप लोगों ने सैटर्न से दूर रहना है। और उन्हें बताता है, सैटर्न के बारे में डिटेल्स बताता है सारी। फिर
अब हम देखते हैं बुक 6 में आकर क्या हुआ। बुक 6 की जो सेटिंग है ना वो गार्डन ऑफ एडन है, हेवन दिखाई गई है। और इसके अंदर जो राफेल होता है वो एडम को आके अगेन वार्निंग करता है। उसे आके वार्निंग करता है कि आपने ना सैटर्न से बचना है। और अब जाके वो 3 डेज़ की जो बैटल चली थी ना, अब जाके स्टोरी में उसका जिक्र होता है। अब 3 डेज़ की बैटल के बारे में बताया गया है। फिर बुक जो 7 है ना उसके अंदर सेटिंग एडन ही है, और जो राफेल है वो क्राइस्ट को वर्ल्ड की क्रिएशन के बारे में बताता है। इधर सिर्फ वर्ल्ड का ही जिक्र किया गया है कि जो वर्ल्ड है उसका सारा स्ट्रक्चर वगैरह, उसकी क्रिएशन किस तरह से हुई। और फिर बुक 8 में आके सेटिंग वही है गार्डन ऑफ एडन की, और जो राफेल है वो अगेन आकर एडम और ईव को वार्निंग करता है। उन्हें वार्निंग देता है कि आप लोगों ने फॉरबिडन ट्री से दूर रहना है और सैटर्न से बचना है। कि सैटर्न होगा वो आपको आएगा और अपनी बातों में लेकर आएगा, लेकिन आपने उसकी बातों में नहीं आना। उन्हें बार बार वार्न कर रहा है, जिसकी वार्निंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब इसके अंदर इस बुक 8 के अंदर ये भी दिखाया गया है कि एडम और ईव जो है ना वो फर्स्ट टाइम किस तरह से मिले। दिखाया गया है कि उनकी फ़र्स्ट मुलाकात किस तरह से हुई, उनकी जो फर्स्ट एंट्री थी वर्ल्ड में वो किस तरह से हुई। और ये भी दिखाया गया है कि उन्हें फॉरबिडन ट्री से, जो ट्री खाने से, उसका फ्रूट खाने से रोका गया था फर्स्ट टाइम, वो सारा बुक 8 में दिखाया गया है। फिर अब बुक 9 आ गई। अब बुक जो 9 है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए बिकॉज जो एक्शन है ना, जो मेन एक्शन है स्टोरी का, वो बुक 9 में जाकर होता है। बुक 9 में जो सेटिंग है ना वो गार्डन ऑफ एडन ही है। और इसके अंदर पहले तो दिखाया गया कि एडम और ईव किस तरह से अपने डेली रूटीन के वर्क में बिजी है। और फिर अब फाइनली ये हुआ कि सैटर्न अगेन आता है हेवन में, और अगेन आकर ईव को ट्राई करता है कि किस तरह से उसे अपनी बातों में ला सके कि वो फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खा ले। और फाइनली वो इस मरतबा कामयाब हो जाता है। अब फाइनली वो एक्शन हैपेंड हो जाता है, वो काम हो जाता है, जिसकी वजह से एडम और ईव को जन्नत से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग पैराडाइज को लॉस्ट कर देते हैं। अब वो अपनी बातों में से कैसे लेकर आया। वो हेवन में आता है सर्पेंट की रूप में। वो स्नेक बनकर आता है, सर्पेंट कहते हैं स्नेक को। जो सैटर्न था ना वो स्नेक बनकर आता है एडन में, गार्डन ऑफ एडन में। और वो ईव को जब वो अकेला पाता है ना, उसे तन्हा देकर उसे अपनी बातों में लेकर आ जाता है। उसे कन्वेंस करता है, किसी तरह से उसे झूठ बोलता है, जो फॉरबिडन ट्री है ये आपके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं खाओगे तो आपको जन्नत से निकाल दिया जाएगा। और ईव को चाहिए था उसकी बातों में ना आए, हालांकि उसे काफ़ी मरतबा उसे वार्न कर दिया गया था कि फॉरबिडन ट्री से दूर रहना है, और सैटर्न होगा वो आकर आपको उकसाएगा। लेकिन जो ईव थी वो बेवकूफ़ी कर लेती है और वो फॉरबिडन ट्री खा लेती है। खुद तो वो खाती है, साथ में वो एडम को भी खिला देती है। अब दोनों खा लेते हैं फॉरबिडन ट्री, एडम और ईव, और फाइनली वो एक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग जन्नत को खो देते हैं। बुक 9 यहीं पे ख़त्म हो जाती है, जो कि फ़ाइनल, इसके अंदर फाइनल एक्शन हुआ है। फिर उसके बाद जो सेटिंग है वो हेवन और हेल की है। और अब इसके अंदर जो क्राइस्ट है वो आता है, एडम, ईव और सर्पेंट पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, और जो सर्पेंट होता है ना, मतलब जो सैटन था, वो अब वापस चला जाता है हेल में, पेंडिमोनियम में। और वहाँ जाके वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और खुशी के मारे अपने सारे फॉलोअर्स को सारी स्टोरी बताता है कि एक नई क्रिएशन आई थी और किस तरह से वो अभी क्या कारनामा सर अंजाम देकर आया है। सैटर्न अब जाके वो बताते हैं अपने फॉलोअर्स को, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं वो लोग। अब ऐसा होता है इस बुक के अंदर कि जो अर्थ होती है उसको अनफेयर कर दिया जाता है, अर्थ के अंदर चेंजिंग्स कर दी जाती हैं, और जितने भी स्टार्स थे यूनिवर्स के अंदर उन सब के अंदर चेंजिंग्स कर दी जाती हैं। और दूसरी तरफ जो एडम और ईव होते हैं, अब वो माफ़ी मांगने में बिज़ी होते हैं। अब वो गॉड से माफ़ी मांगते हैं और ट्राई करते हैं कि गॉड को किस तरह से कन्विंस कर लें। यहीं पे ये बुक ख़त्म हो जाती है, और अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो बुक 11 के अंदर ऐसा होता है कि इसकी सेटिंग माउंटेन्स ऑफ हेवन ही दिखाई गए हैं। और जो क्राइस्ट है इसके पास मिकाल आता है, मिकाल एक अदर एंजल है। वो आकर क्राइस्ट को फ्यूचर बताता है, वो बताता है कि किस तरह से अर्थ का जो फ्यूचर है सारा वो बताता है।
फिर उसके बाद फाइनली बुक 12 आ गई है और बुक 12 की सेटिंग वही सेम है, हेवन है इसकी सेटिंग। और इसके अंदर जो एंजल था मिकाल, वो जो स्टोरी बता रहा था क्राइस्ट को, वो अब बताता है कि किस तरह से इसराइल की हिस्ट्री बताता है। वो बताता है कि किस तरह से आगे जाके फ्यूचर में अर्थ के ऊपर फ्लड आएगा, और ये बताता है कि किस तरह से जो क्राइस्ट होगा वो ह्यूमैनिटी को बचाएगा, वो इंसानियत की खिदमत करेगा किस तरह से। और अब जाकर जो एडम और ईव होते हैं इनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उन लोगों को जन्नत से बाहर निकाल दिया जाता है। फाइनली दे लॉस्ट दी पैराडाइज, और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। यहीं पे जो ग्रेट एपिक थी जॉन मिल्टन की वो ख़त्म हो जाती है। सो ये थी ओवरऑल स्टोरी पैराडाइज लॉस्ट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।